सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना। जो मन में हो ख्वाब, जो मन में हो ख्वाब वो ख्वाब मत तोड़ना, जो मन में हो ख्वाब वो ख्वाब मत तोड़ना। हर कदम पे मिलेगी तुम्हें कामयाबी, हर कदम पे मिलेगी तुम्हें कामयाबी। बस सितारे छूने के लिए जमीन ना छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए जमीन ना छोड़ना। हेलो नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रश्नावली नंबर 3.4 रहेगा, जिसके कुछ पर्सन जो हमने कर लिए थे और आज करने वाले हैं। शेष रहे सारे पार्ट अर्थात दूसरे का, तीसरा, चौथा और 5 का करते हैं और इतने में ही ये प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो जाएगी। जब 3.4 कंप्लीट हो जाएगी तो प्रश्नावली 3 पूरी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 3.5 और 6 इस बार 2023-24 के अनुसार हमें नहीं करनी है, क्योंकि 2023-24 के अनुसार जो पूर्ण सिलेबस था उसका 30% सिलेबस है वो हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.4। आज इस प्रश्नावली का ये लास्ट वीडियो होगा, फिर हम नई प्रश्नावली से शुरुआत करने वाले हैं। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन अर्थात अपने लक्ष्य की ओर। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है बिना स्किप किए। अगर आपने जीआरपी एजुकेशन का कोई भी एक वीडियो ढंग से सुन लिया है, मन लगा करके पूरा टाइम अगर आपने दे दिया है, तो अब आपको और वीडियो देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। ये जीआरपी एजुकेशन की ओर से आपसे वादा है। पर एक बार बिना स्किप के ईमानदारी से देखिए, बिल्कुल और बिल्कुल समझ में आएगा। और जीआरपी एजुकेशन आपको एक और बात कहता है कि गणित का सवाल है, जब तक समझ में ना आए तब तक उसे पढ़ते रहो। पूर्णतः समझ में आना जरूरी है, उसका एक एक स्टेप, एक एक कदम आपको बिल्कुल और बिल्कुल समझते चलना है। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है सॉरी भाई, कि 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब उस संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक है। और जिस संख्या में 2 अंक होता है उसमें से एक इकाई होता है, एक क्या होता है? दहाई होता है। तो पक्का और पक्का उस संख्या का हमें एक अंक क्या मानना है? इकाई, और एक का क्या मानना है? दहाई मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो पक्का इकाई और दहाई होगा। अगर 3 अंकों की संख्या होती तो इकाई, दहाई, सैकड़ा होता। इस तरह से हमें इतना पढ़ते ही इतनी बात समझ में आनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात इकाई और दहाई दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। इस संख्या का 9 गुणा, इसका मतलब ये 2 अंकों वाली संख्या है ना, उसको अगर हम 9 से गुणा कर दें तो क्या आएगा? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा उत्तर आ जाएगा। देखो, अगर हम संख्या, दी गई जो संख्या है उसको 9 से गुणा कर देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? जो हमारी मूल संख्या है उसके अंकों को पलट देंगे फिर भी वो कितनी बड़ी रह जाएगी? 2 गुणा बड़ी रह जाएगी। हमें ज्ञात करना है वो संख्या। एक बार फिर से सुन लो, क्वेश्चन का स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। यहां हमें दे रखा है कि 2 अंकों का योग कितना है? 2 अंकों का योग कितना है? 9 है। अब 2 अंकों का योग 9 है तो वो अंक कौन से, यानी वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली संख्या है तो उनमें से एक क्या? इकाई है, और एक क्या है? दहाई का अंक है। तो हम कोई भी एक चर को क्या मान लेंगे? इकाई, और दूसरे को क्या मान लेंगे? दहाई मान लेंगे। यहां प्रथम स्थिति ये बन रही है कि अगर इकाई और दहाई दोनों को जोड़ देते हैं, अर्थात इकाई अंक को और दहाई अंक दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल जो है, यानी हमारा जो रिजल्ट है क्या आएगा? बराबर में 9 आएगा। ये हमारा पहला समीकरण बन चुका होता होगा। ठीक है, आ रही बात समझ? अब ये कह रहा है कि जो 2 अंकों वाली संख्या है ना, 2 अंकों वाली संख्या है, अगर उसको 9 से गुणा कर दे, क्या? 2 अंकों वाली संख्या को अगर हम 9 से गुणा कर दे तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर कितना आएगा? उत्तर आएगा कितना कि 2 अंकों वाली जो हमारी मूल संख्या है ना उसके अंकों को पलट दो। पलट दिया। पलटने के बाद अगर
दो अंकों की संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी फिर भी वो उत्तर कितना आएगा, जो पलटी हुई संख्या है उससे भी 2 गुना रह जाती है, अर्थात मूल संख्या को 9 से गुणा कर दिया तो भी वो बड़ी रह जाती है। कितनी बड़ी, अंकों को पलटने से बनी संख्या की 2 गुनी हो जाती। एक बार ये तो था नॉर्मल, इसका अर्थ फिर भी नहीं आ रहा है, तो अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तर नंबर 2 और उसका कौन सा पार्ट कर रहे हो आप, तीसरा। ठीक है, क्या दिया है वो लिख दो पहले, दिया है। और दिया में हमेशा ऐसी स्थिति में, ऐसे सवालों में स्थिति के अनुसार लिखते हैं। दिया है प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति क्या है, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति ये है, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति ये है कि दो अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग हमें दे रखा है, योग बराबर कितना है, 9। इस तरह से जरूर लिखें आप, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की संख्या का 9 गुना, यानी इन 2 अंकों वाली जो संख्या है उसको अगर संख्या का 9 गुना, अगर इसको 9 से गुणा कर देते हैं, 9 गुना कितना आता है, 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 9 गुना किसके बराबर आएगा, ध्यान करना, बराबर नहीं आएगा भी, ध्यान करना। 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है। यानी हम मूल संख्या को अगर गुणा कर दें 9 से तो उसका उत्तर कितना आएगा, उसका उत्तर आएगा कि मूल संख्या के स्थान अगर बदल दिए जाए, इकाई को दाई और दाई को इकाई कर दें तो 2 अंकों की एक संख्या और बनेगी। अब भी जो हमारी मूल संख्या है वो पलटी हुई संख्या से कितनी गुना रह जाएगी, 2 गुना बड़ी रह जाएगी। ठीक है, बढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। ये है हमारी 2 स्थितियां। हमें ज्ञात करना है 2 अंकों की संख्या, ज्ञात करना है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, वह 2 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ध्यान दें, 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो अपन क्या करेंगे, माना प्रथम द्वितीय नहीं, इकाई दहाई माने, इकाई अंक कोई माने x तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई माने y तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। माना इकाई अंक क्या है, x है, और दहाई अंक बराबर y। ठीक है, अब प्रथम स्थिति के अनुसार काम कर लेते हैं। देखो प्रथम स्थिति क्या कह रही है, प्रथम स्थिति के अनुसार दोनों के अंकों का योग कितना है, 9। यानी प्रथम स्थिति में प्रश्नानुसार अगर हम इकाई और दहाई दोनों अंकों को जोड़ दें तो उत्तर कितना आएगा, 9। ये देखो, दोनों 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9, अर्थात इसके दोनों अंक मैंने जोड़ दिए तो उत्तर कितना आ गया, 9। आसान सा है पहला समीकरण। दूसरा देखिए, दूसरी स्थिति के अनुसार अच्छा, एक बात बीच में और लिख दे, यहां लिखो, ये इकाई दाई हो गए तो वो संख्या क्या बनेगी वो लिख देता हूं मैं यहां, संख्या, और वो भी मूल संख्या लिख दूं, मूल संख्या। देखो कोई भी 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है, हमेशा ध्यान रखना कि दहाई के अंक को 10 से गुणा किया जाता है। मैं ऐसा लिख दूं, वो संख्या क्या बनेगी, 10 इंटू दहाई अंक,
ये सूत्र ही मानो 10 इंटू दहाई अंक, क्योंकि दहाई अंक का स्थानीय मान 10 होता है और प्लस में इकाई अंक, ऐसा कर ले आप। अब ध्यान करो 10 के तो 10 इंटू दहाई अंक कितना है, यहाँ y है, प्लस इकाई अंक कितना है, x है। तो दो अंकों की संख्या क्या बन गई, 10y प्लस x। ठीक है, ये हमारी दो अंकों की मूल संख्या बन चुकी है। दूसरी स्थिति के अनुसार क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या का नौगुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो दो अंकों की संख्या का नौगुणा, यहां लिख दूं मैं, दो अंकों की संख्या का नौगुणा, या दो अंकों की संख्या का नौगुणा, ये लो नौगुणा। ठीक है, बराबर नहीं लगाऊंगा, 9 गुणा, और यहां लिख देता हूं अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बस इतना लिखूं, बनी संख्या। अब ध्यान करें, दो अंकों की संख्या, ठीक है, चलो यहां कर दिया मैंने, ये गुना नहीं लिखूंगा, चलो ये गुना छोड़ देता हूं, बनी संख्या, बस इतना ही लिखूंगा एक बार। दो अंकों की संख्या, अब बताओ दो अंकों की संख्या कहां है, ये रही दो अंकों की संख्या, कितनी है, 10y प्लस कितने x, है कि नहीं। और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अब क्या करेंगे अपन, अंकों को पलट देंगे, अर्थात ये इकाई वाला दाई बना दो, दाई वाला इकाई बना दो, क्या बन जाएगा, दाई वाले अंक को तो हमेशा 10 रहता ही है, तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10y है ना, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा कि नहीं, 10x, और प्लस में क्या जुड़ जाएगा, उसका दहाई अंक, इकाई का स्थान ले लेगा, अर्थात देखो स्थान ही तो बदला है। अगर मैं इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, तो क्या बनेगा, 10x प्लस y तो बनेगा। क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या बोला, अगर मैं इस मूल संख्या को 10y प्लस x को अगर मैं 9 से गुणा कर दूं, अगर 9 से गुणा कर दूं, तो मान कितना आएगा, जो ये अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है ना, उसका भी कितना गुना, 9, 2 गुना और रह जाएगा। अर्थात अगर हम इस संख्या को 9 से गुणा कर देते हैं तो मान कितना बड़ा हो जाता है, मान इस संख्या का 2 गुना हो जाता है, यानी ये इतनी बड़ी हो गई, कितनी बड़ी, कि इसकी भी 2 गुनी है। ये जो संख्या है, अब 9 से गुणा करने पर, ध्यान करना, ये जो मूल संख्या थी ना, इस मूल संख्या को 9 से गुणा करने पर जो मान है वो कितना बड़ा हो गया, ये मान इतना बड़ा हो गया कि ये जो संख्या है उसका 2 गुना है, अर्थात ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। और कितना छोटा है, ये 2 गुना छोटा है। तो हम किसकी सहायता करें, छोटे वाले की, तो किससे गुणा कर देंगे, इसे 2 से गुणा कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आ रही बात समझ में। अब देखो 9 को 10 से किया कितने हो गए, 90y, 9 को x से किया कितने हो गए, 9x, ये हो गया 9x, और ये कितना हो गया 20x, और ये कितने 2y। ओके, अब देखो इसे सरल कर लो आप, ये 9x का ये रहने दो, ये प्लस के कितने 20x, जो LHS में जाएंगे तो माइनस के 20x हो जाएंगे, बराबर में 2y, और ये प्लस का 90y इधर आके माइनस का 90y हो जाएगा। ये बताओ ये कितने हो गए, ये कितने बच गए, माइनस के 11x, और ये कितने बच गए 88y, और वो भी माइनस के 88y, क्योंकि ऐसा मान चिन्ह बड़ी में से छोटी घटा देंगे, बड़ी का चिन्ह बचेगा। अब पूरे समीकरण को अपन इधर लेके चले जाते हैं, चलो कोई बात नहीं है, तो ये हो जाता है माइनस के 11x, और ये इधर जाएगा तो प्लस के 88y बराबर में 0। पूरे समीकरण को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 11 एकम 11, 11 से 11 कट गया, कौन बच गया, माइनस का x, 11 8 88, y बराबर 0। देखो भी इसमें भी 11 का भाग दिया तो 11 से 11 कट गया, 1 बचा यानी 1x, इसमें 11 का भाग दिया, 11 8 88 यानी 8 बार गया, इसमें 11 का भाग दिया, मतलब क्या हो गया, 0 में 11 का भाग देंगे तो 0 ही आना है। तो ये समीकरण बन जाता है हमारा नंबर 2। समीकरण 1, 2 को अपन विलोपन विधि से सरल कर लेंगे। समीकरण भी बड़ा सवाल जरूर है, और बड़े सवाल के लिए बड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि में इससे पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूं। विलोपन विधि से सरल करने पर
चलो सरल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को देख करके फाइनल कर लो कि भाई आप इस समीकरण को इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ये 10y है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 10y लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। और चलो ये कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। ये देखो समीकरण ये वाला, ये समीकरण 1 देख रहे हैं आप और ये समीकरण 2 देख रहे हैं, इनमें हमें कौन से चर को विलोप करना है ये पहले फिक्स कर लो। यहाँ देखो x के गुणा में प्लस का 1 है और यहाँ x के गुणा में माइनस का 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद मुझे लगता है कि हमें इनको समीकरण 1 और 2 को चर x को विलोप कर देना चाहिए। तो समीकरण 1 2 को x प्लस वाई बराबर कितना 9 है, दूसरा माइनस x प्लस 8y बराबर में कितने हैं 0 है। अब इनको सरल कर लो। अब देखो जिस चर को हम विलोप कर रहे हैं उस चर के चिन्ह भिन्न भिन्न है कि नहीं, हाँ भिन्न भिन्न है, ये प्लस का ये माइनस का, तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। ध्यान करना, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि यहां हम जिन चरों को विलोप कर रहे हैं अर्थात x को ही तो विलोप कर रहे हैं, तो जिन चर को हम विलोप कर रहे हैं, जिस चर को हम विलोप कर रहे हैं उसके चिन्ह पहले से क्या है विपरीत है, तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। ध्यान करना। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, 1y और 8y दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों कितने हो गए 9y, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आना है। y को यही रहने देंगे 9 और y के गुणा में 9 है जो RHS में आगे भाग में लग जाएंगे, तो y बराबर कितने हो गए 1। y के बराबर कितना हो गया 1। y का मान किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर भाई रखो, क्या है बोलो, एक नंबर है आपका x प्लस वाई बराबर 9। ध्यान करना, मैं अब या का चिन्ह लगा रहा हूं, या नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि हमने समीकरण जैसा था वैसा का वैसा लिखा है। अब देखो इसमें कुछ आगे वाले स्टेप में कुछ चेंज करूंगा तो मैं या का चिन्ह पहले ही लगा देती हूं। x का मान मेरे पास नहीं है, प्लस y का मान कितना है 1 बराबर में हो गया 9। x को यही रहने दो, ये 9 के 9 प्लस का 1 मेरी ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर 9 में से 1 गया, कितना बच गया 8। ये हो गया हमारे पास x का मान। अब बताओ इकाई अंक को हमने x ही तो मानना था, इकाई अंक x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, और दहाई अंक y बराबर हमने y माना था और उसका मान हमने 1 निकाल लिया। इस तरह से ये इकाई है और ये क्या है दाही है, तो दो अंकों की संख्या क्या बन गई, दो अंकों की संख्या क्या बन गई, आपको पता है ये रही 2 अंकों की संख्या, ठीक है, ये रही 2 अंकों की संख्या। अगर ये नहीं करते हो तो ऐसा करो 10 इंटू दहाई अंक प्लस इकाई अंक, 10 इंटू दहाई अंक बोलो क्या है भाई 1 है, ठीक है, और इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 8 है, तो 10 को 1 से किया तो 10 और प्लस में 8 कितने हो गए 18। वो संख्या कितनी है 18। वैसे भी डायरेक्ट लिख ही सकते हैं क्योंकि इकाई अंक पहले लिखेंगे दाई बाद में लिखेंगे, तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। देखो ये हो गया हमारी वो संख्या जिसके अंकों का योग 9 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर इसको 9 से गुणा करेंगे, देखो एक रफली बता रहा हूँ, 18 इंटू 9 कितने हो गए बताओ, 8 9 72, 7 और 16 162 हो गए कि नहीं, यानी 9 से गुणा किया। अब इनको पलटो, आप इनको पलटोगे तो ये कितने हो जाएंगे 18 से 81 हो जाएंगे कि नहीं, क्या ये बराबर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जिसको हमने 9 से गुणा किया है वो इसकी दुगनी है कि नहीं, तो ये बराबर कब होंगे, जब हम इसको दुगुना करते हैं तब होंगी कि नहीं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे लोग क्या करते हैं थोड़ा हार्ड मानते हैं, ये तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको इकाई और दहाई मानना ही पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या है तो इकाई अंक x मान लिया, दहाई अंक कितना मान लिया आपने y, और वो संख्या है क्या बनेगी इकाई और दहाई, इन दोनों से कैसे बनेगी 10 इंटू दहाई अंक को हमेशा 10 से गुणा करना होगा, प्लस में इकाई अंक 10 के 10 दहाई अंक क्या माना है हमने y माना, तो 10 इंटू वाई हो गया, प्लस का प्लस इकाई अंक हमने x माना, दोनों को जोड़ के देखो 10 को y से किया 10y प्लस x के x, ये मूल संख्या बन गई हमारे पास, ठीक है। बस यहीं तक रहने दे वरना गलत हो जाएगा शायद, यहां तक कर लो आप, ठीक है।
उसके बाद प्रथम स्थिति में क्या कहा है, प्रथम स्थिति ये कह रही है कि उसके दोनों अंकों को अगर जोड़ दे, दोनों अंकों को अगर जोड़ दे तो योग कितना आएगा 9। मैंने इकाई अंक और दाई अंक दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गया 9 हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप y इधर करें या x इधर करें। सर ये आपने इसी को इकाई माना था और रख दिया था के स्थान पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप y प्लस x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कंफ्यूज दूर। दूसरी स्थिति क्या है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, बस इतना, दो अंकों की संख्या क्या है, ये रही मूल संख्या, दो अंकों की मूल संख्या, या मूल लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, मूल संख्या। ठीक है, फिर देखो अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब देखो यहाँ ये इकाई और ये क्या है दाई, तो यहाँ पलट दो, पलट दोगे तो ये इधर चला जाएगा y के स्थान पर, y कहाँ आ जाएगा x के स्थान पर, ये आगे। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो फिर क्या कहा उसने कि ये जो मूल संख्या है ना, इसको 9 से गुणा कर दो। 9 से गुणा करने पर इसका मान कितना हो जाएगा, जो ये पलटी हुई संख्या ना उसका दोगुना हो जाएगा। अर्थात ये जो संख्या है, ये मूल संख्या थी ना, ये मूल संख्या, इसको मैंने 9 से जैसे ही गुणा किया तो ये इतनी बड़ी हो गई, कितनी बड़ी हो गई, जो ये वाली संख्या थी ना पलटी हुई संख्या, इसका दोगुना हो गई। ये क्या हो गई, दोगुना मान हो गया इसका। इसलिए इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा ताकि वो इसके बराबर हो जाए, तो 2 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने 2 को गुणा कर दिया और कैलकुलेशन करने के बाद समीकरण 2 प्राप्त कर लिया, जिसको हमने विलोपन विधि से हमेशा सरल करते आए, वैसे सरल किया है। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैंने पूरा एफर्ट लगा करके आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार वीडियो को बैक करके वापस से देख लें, समझ में आ जाएगा। एक बार से कुछ भी नहीं होता है, एक बार में कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, ये मैं नहीं कह सकता, पर कोशिश करें कि सब एक जैसे तो नहीं होते, कुछ बन सकते। कहने का अर्थ है कि कुछ तो ये करना ही पड़ेगा, ऐसे तो थोड़ी ना कि वीडियो है देख लिया सरल समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करके देखो, समझ में आ जाएगा। आइए इधर ध्यान करिए, हम दूसरे का चौथा क्वेश्चन कर लें। पर्सन को फिर से ध्यान से समझना है, पर्सन ज्यादा ध्यान से समझना है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, कभी आप भी गए होंगे, आप में से कोई मीना भी होगी कि क्या 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खंजाची से वो कैशियर जो उनसे 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए वो कहा। उसने कहा कि भैया तो मुझे 100 के नोट दे दिए, और 100 के अगर पूरे नहीं हो रहे तो कुछ नोट है वो 50 के भी दे सकते हो आप। ठीक है, फिर क्या कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50-50 रुपए वाले, कुछ तो 50-50 रुपए वाले और कुछ 100 रुपए वाले, कुल मिला के कितने नोट प्राप्त किए उसने, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, यानी हमें पूछा है कि 100 रुपए और 50 रुपए के नोट कितने प्राप्त किए उसने। देखिए यहाँ जो हमें पूछा गया है वो ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, या फिर यूं कहें कि कुल नोट कितने, ये एक तो आपको ये चलो दिया है उत्तर नंबर, दूसरे का चौथा आप कर रहे हो, दिया है ठीक है, दिया क्या है 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, कुल संख्या 25 दे रखी है, बराबर 25। ठीक है, 50 रुपए के नोटों का मूल्य प्लस 100 रुपए के नोटों का मूल्य, कुल मूल्य अगर हम 100 रुपए के नोटों से जितने भी कुल रुपए हो रहे वो, और 50 रुपए के नोटों से जितने भी रुपए बन रहे, उन सभी नोटों को अगर, उन सभी के मूल्यों को अगर जोड़ दें तो कितने हजार हो जाएंगे, पूरे 2000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये दो स्थितियां हमें दे रखी है, ये प्रथम स्टेप है। ठीक है, STEP स्टेप 1 और स्टेप 2, ये आपके प्रथम और द्वितीय स्टेप हैं। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है नोटों की संख्या, ज्ञात करना है नोटों की संख्या, अर्थात 50 रुपए व 100 रुपए के नोटों की संख्या हमें ज्ञात करने का। आप ऐसा मत कहते ना कि सर 25 नोट है ना, ज्ञात क्या करना है। इसने ये पूछा है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या
और 100 रुपए के नोटों की संख्या। अगर मैं पूरा लिखूं तो ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। याद करना है 50 रुपए के नोटों की संख्या तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, ऐसा हमें करना है। जो चीज हमें ज्ञात करनी उसे मान लेते हैं कि माना 50 रुपए के, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है भी x है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है भी y है। ये हमने नोटों की संख्या मान ली है, ठीक है। एक बार आज ये नहीं चल रहे हैं। अब देखो, अब यहां ले लेते हैं सवाल को। क्या प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति के अनुसार इसने बोला है कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या कुल मिला के कितनी है, 25 है। यानी 50 रुपए वाले जितने भी नोट है वो, और उसके साथ 100 रुपए वाले नोट जितने भी हैं कितने हैं, y। उन दोनों को अगर जोड़ दिए जाएं तो टोटल नोट कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। ये पहला समीकरण आपका बन गया। समझ आ रही है बात। अरे भाई 50-50 का कितना नोट है, यहाँ मान के चलो 10 है। 100 का कितना नोट है, यहाँ मान के चलो कि भाई जितना भी है 20 है मान लो। तो कुल मिला के कितना नोट हो गया, क्या 20 और 10 कितना हो गया, 30 नोट हो गया। बस बात यही है कि 50 रुपया का कितना नोट है, x नोट है। अपन फिक्स बेरो को नहीं तो अपन मान लिया x। और 100 रुपया का कितना नोट है रे, भाई फिक्स बेरो को नहीं अपन के मान लिया y मान लिया। लेकिन दोनों इतो बेरो है कि दोनों ने जोड़ दिया ने, जब सगळा नोट कितना हुई 25 हुए। समझ में आ गई की बात है, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार, अब दूसरी स्थिति के अनुसार देखा जाए तो इनका मूल्य दे रखा है। भाई एक बार मैं आपको एक उदाहरण देख के बताऊं। मान लो कि 50-50 के आपके पास कितने नोट हैं, 10 नोट हैं। ध्यान करना, 50-50 के आपके पास 10 नोट हैं। ध्यान करना किस पॉकेट में रखे हैं आपने, कौन सी वाली में रखे हुए, देखो चेक करो, चेक करो। अरे पक्का है आपकी पॉकेट में, डालो, डाला था ना आपने वो, हाँ 10 नोट निकालो बाहर, निकालो निकालो, निकाल लिया। चेक करो वो जो 10 नोट हैं उनसे कितने रुपए बन रहे हैं, 10 रुपए। अरे 10 रुपए नहीं, वो तो 10 नोट हैं। बताओ रुपए कितने बन गए आपके पास, रुपए कितने, नोट नहीं पूछ रहा हूं मैं, तो 10 नोट तो मैं ही बता रहा हूं आपके पास है। मुझे जादू टोना वो भी आता है ना, जादू कहते हैं ना वो, मैं मुझे पता चल जाता, आप बताते नहीं हो तब भी। बताओ कितने नोट है आपके पास, बताओ 10 नोट है। और किस किस के, 50-50 के 10 नोट है। तो रुपए कितने आप बताओ, रुपए का मुझे पता नहीं चलता है, बताओ कितने हो गए। 50-50 के कितने नोट हैं आपके पास, 10 नोट हैं। ये लो देखो 50-50 के 10 नोट है। अगर ऐसा करके भी देख लो ना, ये देखो एक बार साधारण, ये पहला नोट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 और ये 10 नंबर वाला नोट। कितने हो गए, 50, 100, 200, 300, 400, 500 हो गए कि नहीं। कितने नोट है आपके पास, 500। कैसे कर, ये तो तरीका ठीक नहीं है, इतने थे हमने ऐसे कर लिए। लेकिन क्या ये 500 अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, 50 का नोट कितना ही 1 गुना कर दो, कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 500, कितना रुपया हो गया 500। ठीक है। अगर 100 का धारकन मान लो, 100 का भी ही मन बेरो है, पक्का है धारकन, 100 का नोट है, मान लो 100 का 20 नोट है, तो कितना रुपया हो गया रे, ए लो 2000 रुपया हो गया। के करियो में जितना भी रुपया का नोट है ने, बाकी 1 ने क्यों गुणा करया, बाकी संख्या से गुणा कर दिया। 50 का कितना नोट था धारकन ने 10, तो 50 ने 10 ने गुणा कर दिया, रुपया हो गया 500। 100 का कितना नोट था धारकन ने, 100 का 20 नोट आ, तो मैं 100 ने 20 गुणा करके थारा रुपया बता दिया, कितना रुपया हो गया थारा 2000 रुपया हो गया। अरे बात समझ में गए। तो यानी मूल्य अपन निकालना है, मूल्य अपन निकालना है तो क्या निकालेंगा, नोटा की संख्या ने क्या गुणा कर देंगे, बिके मूल्य से। ठीक है, तो बताओ
दूसरी स्थिति के अनुसार आपके पास 50 रुपए 50 इंटू उनकी संख्या से गुणा कर दो। मूल्य कैसे निकालते हैं? जो नोट है उस नोट को उसकी संख्या से गुणा कर दो। 50 रुपए के नोट कितने? x, तो इन दोनों को गुणा कर दो। प्लस में 100 रुपए के कितने नोट है, या फिर मैं इस तरीके से बताऊं तो ऐसे कर सकते हो, 50 रुपए के नोट से, के नोटों से बने रुपए, कितने रुपए हो गए यार? उन 50 रुपए के नोटों का मूल्य, ऐसा बोल ले तो कितने हो गए? 50 रुपए का नोट और नोटों की संख्या कितनी? x, अर्थात कितने हो गए? 50x रुपए हो गए, 50x रुपए हो गए। 100 रुपए के नोटों, 100 रुपए के नोटों से बने रुपए, तो 100 रुपए का एक नोट हो तो 100 ही बनेगा, 2 नोट हो तो 200, 3 नोट हो तो 300, यानी गुणा तो कर रहे हैं अपन 100 को, और 4 नोट हो तो 100 को 4 से गुणा करके 400 बता दिए। वैसे आपके पास 100 के नोट कितने? y रुपए हैं, तो उनको गुणा कर दो, तो ये कितने हो गए? 100 y रुपए। अगर प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ू में, प्रश्नानुसार 50 रुपए के नोटों का मूल्य 50x हो गया, 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना होगा? 100 y रुपए, कुल मिला के 2000 रुपए हो गए कि नहीं? समीकरण बन गया आपके पास 2 नंबर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को अपन क्या कर सकते हैं? सरल कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर, चलो समीकरण 1 2 को सरल करेंगे। उससे पहले हमें सोचना होगा कि हम कौन से चर को विलोप करें। देखिए कौन से भी चर को विलोप करें, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हम इनको क्या कर देते हैं, x वाले चर को विलोप करना चाहते हैं। मान लो कि हम x वाले चर को विलोप करना चाहते हैं, तो ध्यान करें इसके गुणा में क्या है 1 और इसके गुणा में क्या है 50 है, तो हमें इसको 50 करना है। तो समीकरण 1 नंबर को किससे गुणा करेंगे? समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर, ठीक है 50 से गुणा करो, इसे कितने हो गए? 50x, और इसे 50 से करोगे तो 50y, इसे 50 से गुणा करोगे 25 पंजे 125 और ये 0। ठीक है, 2 नंबर सेम टू सेम, 50x प्लस कितने 100y बराबर कितने हो गए? 2000। ठीक है, अब क्या चिन्ह बदलना पड़ेगा? बिल्कुल बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम x को विलोप करना चाहते हैं और x वाले जो पद हैं वो दोनों ही क्या हैं? प्लस के हैं, तो विपरीत चिन्ह के हमें करना पड़ेगा। ये प्लस का तो क्या कर देंगे? सॉरी माइनस का कर देंगे, और ये प्लस का है तो इसे भी माइनस का कर देंगे, और ये भी प्लस का है तो इसे भी क्या कर देंगे? माइनस का। 50x से 50x कट गया, 50y प्लस के माइनस के 100y हैं। बार बार से बोल रहा हूं, ये चिन्ह अप्रभावी हो गया, प्लस वाला जो हमने बदला था ना वो प्रभावी हो गया। तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का, समान चिन्ह बड़ी में से छोटी घटा दो, 100 में से 50 गए, 50 बच गए, और बड़ी का चिन्ह बचेगा तो माइनस के 50y। ये देखो ध्यान करो, यहाँ देखो ये प्लस के 1250 है और ये माइनस के 2000 हैं, तो अपन क्या करेंगे? समान चिन्ह बड़ी में से छोटे घटा देंगे, 2000 में से 1250 घटाएंगे, अर्थात 2000 में से 13 से घटा लो एक बार आप, कितने हो गए? 700, और ये 50 वाले और बच गए तो कितने हो गए? 750 रुपए। कितने हो गए? 750। ठीक है, अब देखो आप y का मान निकालना चाहते हो तो y यही रहने दो, 750 700, सॉरी ये किसके बचे थे वो तो ध्यान नहीं किया हमने, ये माइनस के तो बचे ना, ये माइनस के तो बचे हैं, वही देखो बड़ी संख्या माइनस के ना, तो y बराबर ये माइनस के 50 हैं जो आर्जसमा के गुणा से भाग में चले जाएंगे, y बराबर माइनस माइनस तो दोनों क्या हो गए? प्लस, 0 से 0 कटेगा, 5 1 5 बच के कितने? 7 में से 5 के 2 25, यानी ये हो गए 15। y बराबर कितना आ गया? 15। ठीक है, y का मान कौन से समीकरण में रख दोगे? 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दो, 2 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्या है भाई? x प्लस वाई बराबर 25 है, और इस दोनों चरों में से हम x का मान तो नहीं जानते, पर y का मान कितना निकल के आया? 15, और ये 25 के 25, x यही रहने दो 25,
प्लस के 15 हैं जो RHS में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर कितने हो गए 10, x बराबर कितने हो गए 10। अर्थात यूं कह सकते हैं क्या x हमने किसको माना था, x क्या माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर कितनी आ चुकी है, x का मान 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y मानी थी ना, तो y बराबर कितने आ गए 15। ठीक है, इस प्रकार से आपने देख लो, चाहिए अब सही हो रहा है, क्योंकि 10 और 15 को जोड़ते हैं तो कुल नोट कितने हो गए 25, और 25 अगले ने कहे थे कि कुल नोट कितने 25 है। अब देखो 50 रुपए के नोट कितने हैं 10, तो 50 को 10 से गुणा करेंगे तो 500 हो गए। फिर देखो 100 रुपए के कितने नोट हैं 15, तो अब 100 को 15 से गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 1500, जोड़ेंगे तो देख लो तुम कितने हो रहे 2000 हो रहे कि नहीं, और कुल मिला के 2000 रुपए तो वो लेके आई थी मीना नाम करके जो भी है वो लेके आई थी। इस प्रकार से हमारा सवाल क्या हो गया, फिर इसका मतलब ये सही हो गया है। ठीक है, ध्यान करना, यहाँ एक ही समस्या आ सकती है, ये समस्या नहीं आएगी पहले समीकरण में, आपको समस्या ये दूसरे वाले में आ सकती है आपको, पर इतना भी कोई खास नहीं है, आने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी पॉकेट में चेक कर लेना कि 50-50 के कितने नोट हैं। मान लो आपके पास 50-50 के कितने 100 नोट हैं, तो रुपए कितने हो गए, आप क्या करोगे 50 के तो नोट है, और कितने नोट है 100, तो 50 रुपए जो 50-50 के नोट है, यानी 50 को हम किससे गुणा कर देंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो 50 इंटू कितने हो गए 100, अर्थात 5000 रुपए आपके बन गए हैं वो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर मान लो कि 100 रुपए के आपके पास 11 नोट है, कितने नोट है 11 नोट है, तो रुपए कितने हो गए 100 इंटू 11, यानी नोटों की संख्या को उसी के मान से गुणा कर दो, तो 100 इंटू 11 कितने हो गए 1100 रुपए। ऐसा ही यहां समझे कि 50 रुपए के नोट कितने x, तो रुपए कितने हो गए उनको दोनों को गुणा कर दो, 50 को x से गुणा कर दिया, ये वाला समझ लो ऐसे 50 को x से गुणा कर दिया और 100 को y से गुणा कर दिया, कितने हो गए 50x और 100y, दोनों को जोड़ेंगे कुल मिला के तो रुपए कितने हो गए 2000। समीकरण हो गया दो, समीकरण 1 2 को प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और ग्राफी विधि, जो आप तीनों विधियां पढ़ चुके हो उनमें से जिसको जो सरल लगे उस विधि से आप सरल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। पर्सन दूसरे के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, ये मेन बात है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, ये नियत किराया 3 दिनों के लिए लग रहा है, या ध्यान करना। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने इस एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया व प्रतिदिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान करना, यहां आपको दे रखा है उत्तर नंबर 2 का 5वां दिया है क्या, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, यहां बता रखा है सरिता ने, है ना, तो सरिता द्वारा 7 दिनों का दिया गया किराया कितना है अभी बताओ, उसने 27 रुपए अदा कर दिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी है सुशी, क्या नाम है सुशी नहीं सुशी द्वारा कितने दिनों का 5 दिनों का दिया गया किराया कितना है 21 रुपए। कितना रुपए है 21 रुपए, ये रुपए है और ये रुपए। ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है नियत किराया व प्रतिदिन किराया। जो ज्ञात करना होता है वो मान लेते हैं कि माना। अब ध्यान दो,
नियत किराया एक दिन का नहीं लग रहा है, ना किसी वो बिना दिन का, यानी किसी प्रकार की कोई शर्त का नहीं है। नियत किराया कितने दिन का लग रहा है? प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया, इसे मान लिया हमने x रुपए है। और अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन का किराया, वो कितना मान लिया हमने? y रुपए। और ये रुपए, रुपए भी ठीक है। अब ध्यान करें आप, ध्यान क्या करेंगे? अब ध्यान करना है कि अब ये जो प्रथम स्थिति बन रही है अपन, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में अब ध्यान करने की बात ये है कि 3 दिनों का, देखो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक को रखा है, तो उसने 3 दिनों का किराया दे चुकी है वो सरिता द्वारा, सरिता द्वारा 3 दिनों का नियत किराया, किराया कितना दिया गया? अभी x रुपए दे दिया उसने। लेकिन अब देखो 3 दिनों का तो उसे नियत किराया लगा। अगर किसी ने मात्र 3 ही दिन वो बुक रखता है तो उसके मात्र कितने रुपए लगते? x रुपए ही लगते हैं। लेकिन 3 दिन में वो कोई पढ़ नहीं पाता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, तो अब जितने ज्यादा दिन लगेंगे उसका अलग से किराया लगेगा। जैसे कि 3 दिन के बाद चौथे दिन का किराया अलग लगेगा, 5वें दिन का भी लगेगा, 6ठे दिन का भी। जितना लेट उतना ही किराया बढ़ता जाएगा। ध्यान करना, ये बात फिक्स है। तो इसलिए ध्यान करना, लेट करोगे तो किराया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें फिक्स टाइम पर ही पढ़ना है। ध्यान करो, सरिता द्वारा 3 दिनों का नियत किराया कितना है? x रुपए अदा किया गया, 3 दिनों का है। अब देखो उसने कुल कितने दिन रखा था? 7 दिन रखी थी बुक। 3 दिनों का तो नियत किराया है कि x रुपए में बात हुई है तो वो x रुपए तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उसने कितने दिन ज्यादा रख लिए? 4 दिन, क्योंकि 3 दिन का तो नियत किराया x रुपए है ही। अब 7 में से 3 गए, कितने बचे? 4 दिन। तो 4 दिनों का, 4 दिनों का अतिरिक्त, अतिरिक्त किराया, 4 दिनों का अतिरिक्त किराया। एक दिन का कितना लग रहा है? देखो यहां ध्यान करो, एक दिन का y रुपए लग रहा है, तो 4 दिन का क्या लगेगा? ज्यादा। और ज्यादा के लिए हमेशा क्या होता है? गुणा। तो 4 गुणा y, यानी 4y रुपए ये लग गए उसके। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उसका कुल खर्चा कितना हो गया? फिर 3 दिनों वाला हो गया तो x रुपए, ठीक है। और फिर 4 दिनों उसने लेट लेके आए तो 4y वो रुपए हो गए, एक प्रकार से सजा के रूप में। और कितने, मतलब कुल मिला के कितने रुपए देने के आने पड़ेंगे? उससे 27 रुपए दे के आने पड़ेंगे। समीकरण बन गया 1, ठीक है। दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति के अनुसार, दूसरी स्थिति में कौन है? सुशी है। तो सुशी द्वारा, सुशी द्वारा 3 दिनों का दिया गया नियत किराया, नियत किराया कितना? भी x रुपए ही तो है, ठीक है। ये तो फिक्स ही है, चाहे सुशी हो, चाहे चूसी हो, और चाहे जूसी हो, ठीक है। तो सुशी द्वारा 3 दिनों का, 3 दिनों का, 3 दिनों का दिया गया नियत किराया कितना? x रुपए। अब सुशी ने वो बुक कितने दिन रखी थी? 5 दिन रखी थी। 3 दिन का तो उसने x रुपए दे दिया। ज्यादा दिन कितने रखी? 3 दिनों के अलावा उसने 2 दिन और रख लिया ना। देखो 5 दिन टोटल रखा उसने, 3 दिन की बात की थी, रख ली कितने दिन उसने बुक? भी उसने 3 दिन की बात की थी कि मैं 3 दिन के बाद ये बुक वापस लौटा दूंगी। तो पुस्तकालय के पुस्तकाधिकारी ने कहा कि आपके x रुपए लगेंगे। तो फिर अगर आपने लेट कर दिया तो ज्यादा रुपए लगेंगे। तो उसने कितना दिन लेट कर दिया? 5 में से 3 कर दिए, कितने बचे? उसने टोटल 5 दिन रखे हैं, तो 3 दिन तो कटने पड़ेंगे ना, वो तो वो नियत किराया ही है। 2 दिन अतिरिक्त हो गए तो 2 दिन का किराया और लगेगा। तो ठीक है। तो सुशी द्वारा, सुशी द्वारा 2 दिनों का, दिनों का दिया गया
अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया। एक दिन का कितना है y रुपए, तो 2 दिन का कितना हो गया 2y रुपए। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक दिन का कितना भी, सॉरी 3 दिन का कितना लग गया x, एक तो ये दे दी रुपए, एक ये लगे उसके 2y, कुल मिला के कितने रुपए लगे 21 रुपए। समीकरण हो गया आपका 2। समीकरण 1, 2 को हम विलोपन विधि से सरल करेंगे। कौन कौन सी विधि से सरल करेंगे, विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सरल करने पर, अब देखिए विलोपन विधि से सरल करेंगे, उससे पहले हम फिक्स करेंगे कि कौन से चर को गायब करना चाहेंगे, और यहाँ सबसे बेस्ट रहेगा x को, क्योंकि दोनों के गुणांक क्या है, सेम है। 4y बराबर 27, दूसरा कितना है x प्लस 2y बराबर कितने 21 है। चिन्ह बदल दो, बदलेंगे क्योंकि ये जिस चर को हम विलोप करें उसके सेम चिन्ह है, इसलिए अपन को विपरीत करने पड़ेंगे। प्लस का तो क्या होगा माइनस का, प्लस का माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ये तो जाएंगे कट। 4y में से 2y जा रहा है तो कितने बचेगा 2y, और यहाँ 27 में से 21 जा रहा है तो कितने बचेंगे 6। y बराबर कितने हो गए 6/2, अर्थात y बराबर कितना हो गया 3। ये y का मान हो गया। ठीक है, y का मान कौन से समीकरण में, 1 में रखने पर, 1 में रख दो, 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। एक नंबर है क्या x प्लस 4y बराबर कितने 27। यहाँ x का मान तो पता नहीं है, पर किसका पता है 4 गुणा y का, y कितना है 3 बराबर 27। x बराबर 4 3 12 बराबर 27। x को यही रहने दो 27, ये प्लस के 12 थे इधर आके माइनस के हो गए। x बराबर कितने हो गए 27 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये लो 5, ठीक है, और ये 1 15, कितने रुपए 15। ठीक है, अर्थात नियत किराया 3 दिनों का, 3 दिनों का नियत किराया x बराबर, नियत किराया को हमने x ही तो माना था, वो कितना आ गया 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या माना है y, और वो कितना आया हमारा y 3 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, 3 दिन का नियत किराया कितना है x बराबर 15 रुपए, क्योंकि हमने 3 दिन का नियत किराया को x ही माना था, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y रुपए। अब आप चेक भी कर सकते हो कि सही है कि नहीं। तो देखो ये जो पहला समीकरण उसको सरल करके देखते हैं कि उसने किसने, वो क्या है, पहली लड़की का नाम क्या था, पहले सरिता, ठीक है ना, सरिता सुशी नहीं। देखो सरिता ने 3 दिन, तो वो 3 दिन का तो ये 15 रुपए लग गए उसके, है ना 15। फिर उसने कितने दिन ज्यादा रखा था, कुल मिला के उसने रखा था 7 दिन, ठीक है, तो 4 दिन ज्यादा रखा था ना, तो एक दिन का 3 रुपए लग रहा है, तो 4 दिन का कितने हो गए 4 3 12, जोड़ के देखो 27 हो रहे कि नहीं, बिल्कुल हो रहे। इसका मतलब सवाल क्या है सही है। इसी प्रकार से आप सुशी का भी खर्चा निकाल सकते हो। उसने 3 दिन का फिक्स किराया दे दिया, कितना 15 रुपए दे दिया, फिर उसने 5 दिन रखा था ना टोटल कुल मिला के, तो 5 में से 3 का तो दे दिया उसने, बचे कितने 2 दिन, 2 दिन का किराया कितना होगा 4 दूनी 8, क्योंकि एक दिन का कितना रुपए लगता है, सॉरी 3, एक दिन का कितना रुपए लगता है 3, तो 2 दिन का कितने हो गए 6, जोड़ लो इनको, कितने हो गए 21 हो गए कि नहीं, ये देखो आपके 21 रुपए उसके। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका सवाल क्या है बिल्कुल सही है। इस तरह से आप प्रत्येक सवाल को लास्ट में चेक कर सकते हो कि आपके द्वारा किया गया सवाल सही है या नहीं है। उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज वीडियो को बैक करके समझें, कोशिश करें, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं 2 बार में नहीं, आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि आप थकने वालों में से नहीं है, हार मानने वालों में से नहीं है। आप जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, खुद पे विश्वास रखो, जीतेंगे। मैं भी आप पे विश्वास कर रहा हूं कि आप जीतेंगे, तो आप अपने आप पे भी विश्वास कीजिए कि आप जीतेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।